सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक से, इसके बारे में। ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ मिल रहा होगा। ये वीडियो आप जिस प्लेलिस्ट में देख रहे हो, इस प्लेलिस्ट का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस प्लेलिस्ट में आपको हर एक चैप्टर का क्या क्या मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, देन इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हाट वी आर डूइंग टुडे, आफ्टर दिस इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस विच हैज़ बीन आस्क्ड एंड विच कैन बी आस्क्ड। इसके बाद डेरिवेशन जो आपको कर ही के रखना चाहिए और इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे डेरिवेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, और PYQ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दिस इज नॉट यू विल गेट ओनली इन दिस चैप्टर ओनली, लेकिन आप आगे आने वाले चैप्टर में भी ये सारे चीज़ आपको मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड गॉस लॉ के नाम से, वहाँ पे इस चैप्टर के ये सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। सिस्टमेटिक जो लोग पढ़ना चाहते हैं उन लोग के लिए कंटेंट बनाते जा रहे हैं हम लोग। आप आराम से एक एक करके सारे वीडियोस को देखिएगा। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो दूसरे में चलिएगा। आज के लिए हमको डिस्कस करना है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। चैप्टर क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इसमें पूरा हम लोग सिर्फ उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन जैक में भर भर के बनते हैं, और ये टॉपिक वो सारे टॉपिक हो रहे होंगे जितना कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ और करने का नीड नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आपका चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी मतलब पहले आप चार्ज के बारे में समझिए और उसका जो प्रॉपर्टी होता है, एडिटिविटी का प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सब कुछ पढ़ना है। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो सबसे पहला बात कि अगर मान लीजिए कि एक नेगेटिव चार्ज है तो उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज में क्या है? तो नेगेटिव चार्ज पर तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इस पे एक बात ऐसा भी पूछा जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो रहा है तो उसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो डेफिनेटली मास जो होगा दैट विल इंक्रीज, रीजन बीइंग कि अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो मास उसका इंक्रीज ही होगा। सिमिलरली अगर कोई जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज हुआ अगर, तो उसमें क्या हो रहा होगा? डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। आप ये नहीं कहिएगा कि प्रोटॉन ज़्यादा होगा, आपको क्या कहना है? डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा और उसके रिस्पेक्ट में प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रॉन कम हुआ यानी कि इलेक्ट्रॉन ये लूज किया होगा तभी जा कर के पॉजिटिव चार्ज बना है, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करा है तो डेफिनेटली इसका मास जो हो रहा होगा डिक्रीज करेगा। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं। सिमिलरली अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या है? He2+ है, इस पर कितना चार्ज हो गया? +2 चार्ज हो गया। अल्फ़ा पे कितना चार्ज हो गया? +2 चार्ज हो गया। बीटा के बारे में बात करें तो बीटा में कितना चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है बीटा में? -1 चार्ज होगा। और अगर हम लोग गामा के बारे में बात करें तो गामा क्या होता है? तो गामा जो होता है वो होता है न्यूट्रल। गामा क्या होता है? गामा होता है न्यूट्रल। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये चार्ज के बेसिस पर पूछे जा सकते हैं, चार्ज पे पूछे जाएंगे। चार्ज क्या होता है? अच्छा, इसका यूनिट कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इसका यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, ये ऐसा यूनिट। कोई अगर हमको इसका CGS यूनिट पूछ दे तो क्या बोल देंगे? स्टैट कूलम। क्या बोल देंगे? स्टैट कूलम। तो स्टैट कूलम क्या होता है? चार्ज का CGS यूनिट होता है। चार्ज पर बेस्ड ये सारे चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा कुछ कुछ बात और, जैसे आपको कंडक्टर में पूछ लिया जाता है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में बैंड गैप पूछ लेते हैं लोग। तो बैंड गैप सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो बैंड गैप होता है सबसे ज़्यादा कंडक्टर में, सबसे ज़्यादा किस में होगा? इंसुलेटर में। फिर किस में होगा?
सेमीकंडक्टर में, और सबसे कम किस में होगा, कंडक्टर में होगा। तो ये बेसिक बात जो मैंने बोला ये कई बार पेपर में पूछा हुआ है। ये टॉपिक को मुझे टॉपिक बताना था, तो टॉपिक बोला चार्ज और इसका प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में और क्या, तो प्रॉपर्टी में देखिए क्वांटाइजेशन है। अब क्वांटाइजेशन एक खुद में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। तो सर किस तरीके के क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाएंगे क्वांटाइजेशन में, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कई बार ये पूछा हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम के अंदर। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है इसके अंदर, ये पूछा जाएगा कि विच इज़ द मिनिमम पॉसिबल चार्ज। तो यही है मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो है 1.6 × 10⁻19 कूलम है। अच्छा, इसके अलावा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मुझे बताइए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। एग्जाम्पल के लिए 1.6 × 10⁻20 कूलम पॉसिबल है क्या, या फिर 1.6 × 10⁻18 कूलम पॉसिबल है क्या। तो जब ये करना रहेगा तो आप Q = NE का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे और यहाँ से n का वैल्यू निकाल लोगे। n अगर इंटीजर आ गया तो ये तो पॉसिबल है, और अगर n इंटीजर नहीं आया तो नॉट पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फ़िलहाल इसके बारे में बात करें, इसको डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 10⁻⁻1 विच इज़ इक्वल टू 1/10। ये इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। आया समझ में, 1.6 × 10⁻20 कूलम संभव नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट इफ़ यू टॉक अबाउट 1.6 × 10⁻18, तो आप क्या करोगे, इसको देखने के लिए एक क्वेश्चन मैं समझा ही देता हूँ। 1.6 × 10⁻18 है, ये Q है, यहाँ पे n रखोगे और E के जगह पे क्या रखोगे, 1.6 × 10⁻19। 1.6 1.6 कैंसिल, n का वैल्यू कितना हो गया 10⁻18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻19। क्या बन जाएगा 1/, यहाँ पे 10 का पावर -1, ऊपर जाएगा तो 10। डेफिनेटली इंटीजर है ना, इसका मतलब ये पॉसिबल है। तो आप Q = NE अप्लाई करिएगा और यहाँ से n का वैल्यू फाइंड कीजिएगा। n अगर इंटीजर में आ गया तो पॉसिबल है। मुझे इस वीडियो में क्या सिखाना है आपको, मुझे ये बताना है कि किस तरीके क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो जो भी वीडियो इसमें इस प्लेलिस्ट में है आप आराम से उसको देख लीजिएगा। बस ये टॉपिक आपको पता चल जाए कि ये सारा टॉपिक पढ़ना है, इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है। बाकी सब कुछ है इस प्लेलिस्ट में, आप पलट के देखिए तो सही। तो ये हो गया क्वांटाइजेशन से बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला टॉपिक जो आपको मैंने बोला कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। चार्ज एंड प्रॉपर्टी, ठीक, ये जो है इसको आप बढ़िया से अच्छे से करके रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे लिए है दैट इज कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में क्या क्या पूछते हैं लोग, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो कूलम्स लॉ में तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है तो आप याद रख लीजिए फॉर्मूला। तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, F = क्या होता है K/Q1 Q2/r²। अब सुनिए ध्यान से, ये हुआ इसका स्केलर फॉर्म ना, इसका वेक्टर फॉर्म भी पूछते हैं लोग। तो अगर वेक्टर फॉर्म पूछेंगे तो क्या बोलोगे, F = K/Q1 Q2 और R2 का स्क्वायर और यहाँ पे R का कैप। बात समझ में आ गया, R का R² और यहाँ पे R का कैप, यहाँ पे R21 और R12 का कैप। समझ में आ गया, वेक्टर के फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, यहीं से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोल रहे हैं, K का वैल्यू 9 × 10⁻9 यूनिट Nm² पर कूलम स्क्वायर। इसी का डायमेंशन MLTA 1342 ये हो गया। फिर K = क्या होता है 1/4 ε0। तो ε0 यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका पूछ लेते हैं आपसे वैल्यू 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर
पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया यूनिट। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, MLTA, यहाँ पे क्या लिखना है 1 3 4 2, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस और प्लस प्लस, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। इसके अलावा आपसे ये बात भी कई बार पूछते हैं लोग कि फोर्स इन मीडियम जो होगा वो फोर्स इन वैक्यूम बाय रिलेटिव परमिटिविटी होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वैक्यूम में अगर फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है तो एक मीडियम जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 2 है वहाँ पे कितना लगेगा, तो 10/2 लगेगा। और एक बात याद रखिए कि इस टॉपिक से कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी जो है ट्राई कर मतलब अटेम्प्ट करके रखना है, रेडी करके रखना है। और न्यूमेरिकल यूजुअली वेक्टर पे नहीं आया है, ट्रायंगल स्क्वायर ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आया है, तो स्केलर फॉर्म पर आया है कि किस पॉइंट पे फोर्स 0 हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन, या फिर कि फोर्स कितना हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन, या फिर ऐसा क्वेश्चन कि Q को डबल कर दिया, R को हाफ कर दिया, Q1 Q2 दोनों को डबल कर दिया, R को हाफ कर दिया, तो क्या हो जाएगा नया वाला फोर्स F न्यू कितना हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे गए हैं। किस चैप्टर से, तो कूलम्ब्स लॉ से। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उस पर। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है जो हमारे लिए पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है चैप्टर, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बार पूछा हुआ टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए सबसे पहले तो ये लोग बार बार यही पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ना यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है एक तो न्यूटन पर कूलम और दूसरा क्या होता है वोल्ट पर मीटर। एक होता है न्यूटन पर कूलम और दूसरा क्या होता है वोल्ट पर मीटर। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। इसके बाद ये पूछ लेते हैं लोग कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को रख दिया गया है तो वो जो चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता होगा। तो सिंस आपको पता है कि E F/Q होता है, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा। तो इतना फोर्स ये एक्सपीरियंस करता होगा। इसके बाद हमसे 1-2 बार ये भी पूछा हुआ है एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। तो अपन जानते हैं कि A = F/m होता है, तो QE/m हो जाएगा। अच्छा, इसी को दूसरे तरीके से घुमा फिरा करके हमसे ऐसा भी लोग पूछ लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन आप बताइए अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो देखिए एक्सेलरेशन मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, QE तो बराबर ही होगा, चार्ज दोनों का सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो ये ऊपर वाला पार्ट तो 0 ही होगा। और जो मास है वो एक्सेलरेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। 1 मिनट, ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन और नीचे में क्या हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जितना बात मैंने बोल दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आएगा। अब आपको अगर लग रहा है कि सर सब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, 5 नंबर वाला कहाँ से आएगा, इत्मीनान से पूरा प्लेलिस्ट देखना है आपको। मैं बोलता हूँ 6 प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, 6 वीडियो बना रहा हूँ हर एक प्लेलिस्ट में। सारे वीडियो को देख लीजिए, एग्ज़ाम लिख करके आइएगा। आप बोलिएगा कोई क्वेश्चन बाहर चला गया क्या, यूजुअली नहीं जाएगा। तो हर एक तरीके से सब कुछ बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा, सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में। यहाँ पर सब बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक है, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे टॉपिक क्लियर करना है कि कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैं कुछ कुछ बात बताते जा रहा हूँ, बट यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। जहाँ पे पढ़ा रहा हूँगा वहाँ पे पूरा डिटेल में क्लियर करेंगे। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, एक वीडियो से ही सब कुछ मत डिसाइड कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया है सो दैट आपको पता चले कि कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ से जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सब, इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके बाद फिर और अब आगे बढ़ जाइए और आप पढ़िए डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको हम लोग, P से। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहला बात तो है कि P से रिप्रेजेंट करते हैं QD।
इसके ऊपर एरो लग गया मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, पहला बात तो ये याद रखिए। दूसरा बात ये है कि इसका यूनिट कोई बोलेगा तो कूलम मीटर बोलिएगा, कोई डायमेंशनल फार्मूला बोल देगा तो क्यू का क्या होता है 80 होता है, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा एल, तो अटल बोल लीजिए, LTA बोल लीजिए, LAT बोल लीजिए, जो बोलना है वो बोल लीजिए। डायरेक्शन किधर से किधर होता है तो निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होता है, किस तरफ होता है, निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ होता है। इतना सारा बात आपसे वन डायमेंशनल में पूछा जाता है, वन डायमेंशनल में पूछा जाता है। अब सुनिएगा ध्यान से, 5 नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, 5 मार्क्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में से एक ठो यूजुअली पूछा जाता है, यह भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन होता है तो दुगना होता है। तो ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन होता है, ये दो क्वेश्चन जो बोला 5 मार्क्स के लिए 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोला, 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोला। इसके अलावा अब सुनिए ध्यान से, ये बात भी पूछा जाता है हमसे कि अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या होगा। तो सबसे पहला बात, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं अगर हम लोग तो क्या होगा, तो सुनिएगा ध्यान से, ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। कैसा क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क, जिसका वैल्यू कितना होता है PE साइन थीटा या फिर P क्रॉस E। और इसका प्रूफ करने के लिए हमको कभी कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, तो याद रखिएगा यहाँ से टॉर्क का। दूसरा बात, यहाँ से न्यूमेरिकल भी मैंने देखा है कि मैक्सिमम कितना होगा, तो भैया मैक्सिमम कितना होगा, साइन थीटा का वैल्यू को 1 रख लीजिए, वही मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या एंगल दे करके भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा आता है कि अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या वो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो F0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, बोले बिल्कुल करेगा। ठीक, क्या उसका मोशन कैसा होगा, तो उसका मोशन जो हो रहा होगा रोटेशनल मोशन होगा। कैसा मोशन, रोटेशनल मोशन होगा। तो ये सब बात जो है, ये सब बात जो है पूछा जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर मान लीजिए इसी को, अगर इसी डाइपोल को हम लोग कहाँ पे प्लेस कर दें, इसी डाइपोल को हम लोग प्लेस कर देते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ पे प्लेस कर दिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या एफ नेट होगा कुछ, 0 हो जाएगा क्या, बोले नहीं 0 नहीं होगा। अच्छा, टॉर्क होगा क्या कुछ ना कुछ, बोले बिल्कुल सर टॉर्क होगा। मोशन कैसा हो जाएगा, तो मोशन देखिए पिछले बार सिर्फ रोटेशनल हो रहा था, इसमें ट्रांसलेशनल भी होगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा भी, और प्लस रोटेशनल भी होगा। ये सब बात जो है पूरा पूछा हुआ चीज़ है। क्या इतना बात समझ में आ गया। ये सब 1 मार्क्स में। 3 मार्क्स में कौन सा, तो टॉर्क का डेरिवेशन, टॉर्क का डेरिवेशन P क्रॉस E, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद 5 मार्क्स में कौन, तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कहाँ पर, एक्सियल पॉइंट पर। वैसे ही अगर बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट है, भूलिएगा मत, छोड़िएगा मत, ये पूछा ही पूछा जाता है। ये इसके साथ ही आपका एक पार्ट खत्म होता है। पार्ट कौन सा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके बाद क्या स्टार्ट होता है, तो इसके बाद स्टार्ट होता है आपका गॉस लॉ। गॉस लॉ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आराम से सुनते रहिएगा और इस वीडियो के ख़त्म होते ही देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक, आपको लगेगा कि एकदम सेम टू सेम बात बोल दिए सर। तो गॉस लॉ में सबसे पहला चीज़ जो स्टार्ट होता है दैट इज फ्लक्स, और फ्लक्स से ही क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं लोग। तो फ्लक्स क्या होता है, E.ds होता है, तो इसका यूनिट पूछ लेते हैं। तो E का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और ds मतलब एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो एक यूनिट तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर भी तो होता है यूनिट, तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड बात पूछ लेते हैं।
फिर लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, और रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इनसे बात पूछा जाता है। तो ये होता है Q/L, कोई बोलेगा तो कूलम पर मीटर, और अगर डायमेंशनल फार्मूला बोलेगा तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, नीचे में L हो जाएगा, तो L का पावर -1 80। वैसे ही अगर हमसे कोई सिग्मा के बारे में पूछ लेगा तो सिग्मा का जो डायमेंशनल फार्मूला, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है Q/A, यूनिट क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और ये जाएगा तो L का पावर -2 80 हो जाएगा। वैसे ही रो क्या हो जाएगा तो Q/V, इसका क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, ऊपर जाएगा तो L का पावर -3, और ये क्या हो जाएगा 80। तो इस पे भी बात पूछा जाता है, लैम्डा का, सिग्मा का, रो का, ये सब बात जो है ये बात हमसे पूछा जा सकता है। क्या इतना बात हमको क्लियर हो गया? इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही अभी चल रहे हैं हम लोग। फ्लक्स पूछा जाता है। कैसा कैसा क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। आपको ये बोल दिया जाएगा कि एक क्यूब है आपके पास, क्यूब के अंदर एक तो चार्ज को रखा हुआ है, फ्लक्स कितना होगा, आप बोलिएगा Q/ε0। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एक फेस के थ्रू कितना हो जाएगा, तो 6 फेस की वजह से Q/ε0 था, एक फेस की वजह से Q/6ε0 हो जाएगा। फिर आपसे लोग पूछ देंगे एज के वजह से कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8ε0 हो जाएगा। फिर आपसे पूछ देंगे कि हेमीस्फेयर की वजह से कितना होता है, तो Q/2ε0 हो जाएगा। कोई आपसे पूछ देगा कि ये वाला जो था ना फेस, इसका अगर साइड को हम डबल कर देंगे, साइड को डबल कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा फ्लक्स में, हम बोले फ्लक्स जो होता है ना डिपेंड ही नहीं करता ये सब पे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई बोलेगा कि अगर हम स्फेयर का जो रेडियस है, रेडियस को अगर 3 टाइम्स कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, हम बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। काहे नहीं पड़ेगा कि फ्लक्स जो होता है ना, फ्लक्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। ये क्या होता है Q∞/ε0। कहीं यहाँ पे दिख रहा है आपको रेडियस, कहीं यहाँ पे दिख रहा है आपको साइड, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर डिपेंड ही नहीं करता। तो रेडियस बढ़ाने से फ्लक्स रेडियस बढ़ाने से फिर उसका साइड बढ़ाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। अब मैं आता हूँ इस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा जा सकता है, पूरा ध्यान से समझिएगा। अभी हम लास्ट में 5 मार्क्स के क्वेश्चन को फिर से एक बार कंक्लूड भी कर देंगे। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है गॉस लॉ और इसका प्रूफ। सबसे पहला बात, गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखिए और इसका प्रूफ लिखिए, और इसका एप्लीकेशन पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या हुआ, रॉड के वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए। फिर दूसरा, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए। और तीसरा, एक चार्ज्ड स्फेयर के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ये जो तीनों आपको दिख रहा है ना चारों, ये चारों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चारों के चारों जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वेरी इम्पोर्टेंट मैं लिखूँगा यहाँ पर। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने मिल सकता है, फिर मैं बोलूँगा कि आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना टॉपिक बता दिए इतना में हो जाएगा क्या, हम बोलेंगे मेरे भाई बिल्कुल हो जाएगा। तो सर हम कैसे विश्वास करें आप पर कि हो ही जाएगा, तो मेरे भाई मैं ये कहूँगा कि पहले आप इसको आराम से देख लीजिए, इतना टॉपिक को रेडी कर लीजिए, और उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लीजिए। तो सर आप ये बोलना चाहते हैं कि आप इतना ही पढ़िए, नहीं मेरे भाई, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, लेकिन ये वैसे टॉपिक है जहाँ से मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप इसको देखोगे जैक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इतना टॉपिक सफिशिएंट है इस चैप्टर में, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन मैं आपको लिमिट नहीं करना चाहता, आप जितना पढ़ना चाहते हैं उतना पढ़िए, जितना क्वेश्चन करना चाहते हैं उतना कीजिए, लेकिन जहाँ तक जैक का बात है तो आप इतना कर सकते हैं। तो सर आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए कई बार बहुत सारे बच्चे हैं जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल में एडमिशन ले लेते हैं, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं करते, तो कोचिंग नहीं करते तो उनको ये चीज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये तो पता ही होना चाहिए।
दूसरा बात ये है कि कुछ बच्चे जो हैं रांची, पटना, कोटा पढ़ते हैं, उनको भी जैक में एडमिशन ले लेते हैं, उनको जैक में क्या पढ़ना है उसको लेकर के बहुत आइडिया नहीं लग पाता है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि वैसे बच्चे जो बाहर में पढ़ रहे हैं या कोई कोचिंग नहीं पढ़ रहे, उनको ये बात पता हो कि बोर्ड में क्या करना है। बाकी चीज़ वो संभाल लेंगे, लेकिन बोर्ड के लिए उनको आइडिया लगना चाहिए कि बस मेरे भाई इतना ही पढ़ना है। तो सर आप ऐसा कीजिए ना कि 5 नंबर का क्वेश्चन एक बार फिर से बोल दीजिए। तो बस ये 4 क्वेश्चन कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो टॉर्क वाला, वो 1, 2, 3 मार्क्स में आता है, वो चीज़ कर लीजिए। तो इतने में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है आपको? अब सुनो ध्यान से, देखो। तो ये हमारा दूसरा वीडियो था जिसमें हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किया। अगर आप इस वीडियो को देख लिए और आपको ये वीडियो ठीक लगा तो हम कमेंट का इंतज़ार करेंगे आपका कि क्या ये स्टेप आपको ठीक लग रहा है और क्या चाहते हैं आप। अगर आप लोगों का जो ये है प्रॉपर तरीके का रिस्पॉन्स आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर सारा डेरिवेशन करा देंगे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में सारा डेरिवेशन करा देंगे, पूरा एक एक बात क्लियर करके, और फिर उसके बाद जो जो मैंने प्रॉमिस किया वो हम लोग करते जाएंगे। तो आप आराम से पढ़ते रहिए। बाकी जो भी दिक्कत हो रहा होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पूरा कोशिश रहेगा कि उसको हम ठीक करते जाएं। क्लियर है? तो चलिए, बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।